दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। आम आदमी पार्टी की याचिका को कोर्ट में विचार के लिए लाया। याचिका में पार्टी ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की है। आज की सुनवाई पर सभी पार्टियों की निगाह है, क्योंकि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसी मामले पर कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने केंद्र से सियासी संकट के लिए लताड़ लगाते हुए पूछा था कि सुनवाई से ठीक पहले दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर केंद्र का बयान क्यों आया। साथ ही बीजेपी के बहुमत साबित करने को लेकर भी अदालत ने सवाल उठाए थे। उपराज्यपाल नजीब जंग जल्द ही दिल्ली में सरकार को लेकर संभावनाएं तलाशेंगे। वो अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नजीब जंग ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। वैसे 29 सीटों वाली बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार विधानसभा भंग करने की मांग कर रही है। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग की पहल पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का गुस्सा फूटा। बुधवार को उन्होंने कहा कि अगर उपराज्यपाल की नीयत ठीक है तो वो आज ही सर्वदलीय बैठक बुलाएं और कल कोर्ट को बताएं। अगर वो सर्वदलीय बैठक बुलाते तो फैसला 10 मिनट में हो जाता। अब वो कह रहे हैं कि सारे दलों को बुलाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हम तो 8 महीने से कह रहे थे कि सारे दलों को बुलाइए, बिठा लीजिए एक कमरे में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। पूछिए, हाँ भाई कांग्रेस वालों, आप किसको सपोर्ट करोगे? वो कहेंगे हम नहीं करेंगे। बीजेपी से पूछ लो, आम आदमी। 10 मिनट में डिसीजन है, तब नहीं माने। उपराज्यपाल नजीब जंग पर केजरीवाल के आरोपों को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि एलजी अपना काम कर रहे हैं, सियासी पार्टियां अपनी रणनीति बनाएं। राज्यपाल ने अपना कर्तव्य निभा रहे। पॉलिटिकल पार्टी को तय करना, उनके पास नंबर है क्या, नंबर जो नॉर्मल तरीके से जुटा पाएंगे क्या, माने कोई अफसरी आपको सपोर्ट देने वाले हैं क्या, ये देखना चाहिए। कांग्रेस ने उपराज्यपाल के फैसले पर हैरानी जताई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को बुलावा मिलता है तो वो जरूर जाएंगे। लवली ने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव टालने की कोशिश में जुटी है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस लिए तीनों पार्टियों को बुला रहे हैं, लेकिन बुलाएंगे तो जरूर हम जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे इस बारे में। लेकिन स्थिति एकदम स्पष्ट है, तो ये समझ से परे है। और मेरा फिर ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों से बचने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनती नहीं दिख रही। उनके मुताबिक चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने ये भी दोहराया है कि सरकार संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त के हक में नहीं है और न ही इस तरह की कोशिशों का समर्थन करेगी। यदि कोई सरकार नहीं बना पाता है तो चुनाव के अतिरिक्त और कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचता है, क्योंकि भाजपा के पास नंबर नहीं है और आप कह रहे हैं खरीद फरोख्त नहीं हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में खरीद फरोख्त की इजाजत नहीं दे सकती है और न हमारी सरकार किसी भी सूरत में खरीद फरोख्त की इजाजत देगी। आम आदमी पार्टी के आरोपों से बीजेपी नाराज है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, उन्हें दिल्ली पसंद नहीं करती है। मुंबई में आज शिवसेना की अहम बैठक है। मातोश्री में सभी नवनिर्वाचित विधायक एक बार फिर मिलेंगे और बीजेपी को समर्थन देने को लेकर चर्चा करेंगे। पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि बीजेपी से उसका गठबंधन हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की भागीदार बनने की सूरत में शिवसेना के मंत्री भी 31 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। शिवसेना उप मुख्यमंत्री का पद चाहती है, लेकिन बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया है। गृह और वित्त मंत्रालय भी बीजेपी देने को तैयार नहीं है। अब तक दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं होने की वजह मंत्रियों की संख्या का पेच भी है। बीजेपी आज शिवसेना को आखिरी ऑफर देने की तैयारी में है। बीती रात भी मातोश्री में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना विधायकों की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे के लंबे मंथन के बाद भी पार्टी नेता बीजेपी को समर्थन देने के मुद्दे पर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। पार्टी 3 गुटों में बटी हुई नजर आई। एक गुट सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहता क्योंकि बीजेपी शिवसेना को कम आंक रही है। दूसरा गुट पार्टी को बीजेपी सरकार के साथ जाने का दबाव बना रहा है। वहीं कुछ का मानना है कि बीजेपी शिवसेना के साथ सही बर्ताव नहीं कर रही। शिवसेना इस पर भी विचार कर रही है कि सत्ता से बाहर रहा जाए और बीजेपी का विरोध भी न किया जाए। इन तमाम मसलों पर आज आखिरी फैसला होगा।
पार्टी को बीजेपी से ठोस ऑफर मिलने की उम्मीद है। उद्धव जी ने अपनी बात रखी है और पार्टी किस दिशा में जाएगी आने वाले दिनों में, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई। मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि इंतजार की घड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र के मनोनीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखेगी। सूत्रों के मुताबिक 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री समेत कुल 10 मंत्री शपथ लेंगे। इस दौड़ में विनोद तावड़े, पंकजा मुंडे, सुधीर मुंगटीवार, एकनाथ खड़से, गिरीश महाजन, प्रकाश मेहता, विष्णु सवारा, कृष्णा खोपड़े और सुभाष देशमुख के नाम शामिल हैं। वैसे माना जा रहा है कि फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार शिवसेना के पत्ते खोलने के बाद होगा। शपथ ग्रहण के लिए देवेंद्र फडणवीस के मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर ली गई है। कल मनोनीत मुख्यमंत्री ने खुद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, पृथ्वीराज चव्हाण और शरद पवार को फोन कर शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। वैसे इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वीवीआईपी मेहमानों की सूची में राजनेताओं के अलावा खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों की लंबी लिस्ट है। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, राहुल बजाज, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, धनराज पिल्ले समेत कई खास मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कालाधन मामले में कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सभी 627 खाताधारकों के नाम सौंप दिए। कल कोर्ट को 3 लिफाफे सौंपे गए, जिनमें खाताधारकों के नामों के अलावा विदेशी खातों पर संबंधित देशों से हुई संधियों की जानकारी और सरकार की कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी शामिल है। मिली जानकारी को सुप्रीम कोर्ट ने आगे की जांच के लिए एसआईटी के हवाले कर दिया। जांच में सीबीआई से लेकर ईडी तक मदद करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तीनों लिफाफे एसआईटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा कोई और नहीं खोलेगा। वहीं एसआईटी अपनी स्टेटस रिपोर्ट 30 नवंबर को अगली सुनवाई पर सौंपेगी। 15 मार्च 2015 तक जांच प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो एचएसबीसी की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक एसआईटी के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। आज दिल्ली में आयकर विभाग के कमिश्नरों की बैठक होनी है। इसकी अध्यक्षता रेवेन्यू सेक्रेटरी राजीव महर्षि करेंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में काले धन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इशारों में सीएजी पर निशाना साधा है। कल उन्होंने कहा कि सीएजी जैसी संस्थाओं और ऑडिटरों को हेडलाइन बनाने और सनसनी फैलाने की बजाय जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहिए। वित्त मंत्री के मुताबिक ऑडिटरों को बातें बढ़ा चढ़ाकर नहीं करनी चाहिए। वो सीएजी के एक समारोह में बोल रहे थे। केंद्रीय कैबिनेट ने कल कई अहम फैसले लिए। इसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एफडीआई बढ़ाने के लिए नियम कानूनों को आसान बनाया जाएगा ताकि सस्ते आवास का सपना साकार हो। वहीं दूसरे प्रमुख फैसले में कैबिनेट ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1400 से 1450 रुपए कर दिया। भोपाल में आज से बीजेपी का 2 दिन का संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के अलावा वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अनंत कुमार समेत कई नेता हिस्सा लेंगे। संकल्प सम्मेलन में मध्य प्रदेश के करीब 25,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। एक निजी कार्यक्रम में जोधपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद अमर सिंह और जयाप्रदा ने मोदी लहर को नकार दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अमर सिंह ने कहा कि देश में कहीं भी मोदी लहर नहीं है। दरअसल उन्हें मैदान खाली मिला तो वो गोल पर गोल दागे जा रहे हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनावों के लिए कमर कस ली है। कल पार्टी ने 15 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 44 का आगाज किया है। बीजेपी नेताओं को भरोसा है कि पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर में बहुमत की सरकार बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक अल्पमत की सूरत में बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को छोड़कर किसी से भी हाथ मिला सकती है।
गंगा की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्रीय और राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी कड़ी फटकार लगाई है। गंगा नदी के तटों पर सक्रिय प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर कल अदालत ने खरी खोटी सुनाई। नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि वैसी इकाइयों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो गंगा की सफाई में 50 साल और लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को 6 महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। ममता बनर्जी के एक मंत्री ने कबूल किया है कि सिंगूर के किसानों को अब उनकी जमीन नहीं लौटाई जा सकती है। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक ने ये बातें कही। दुर्गापुर में एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़े जमीन के अधिग्रहण को लेकर हुई बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार जिस जमीन का अधिग्रहण कर लेती है उसे लौटाने का कोई नियम नहीं है। सोनीपत के गोहाना में पुराना बस स्टैंड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सोमवार को हुई लूट के मामले में बैंक के बाहर कल तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। लॉकर धारक किसी भी तरह प्रशासन की सुनने के लिए तैयार नहीं है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस मामले में पुलिस की 8 टीमें आरोपियों की तलाश में दिन रात जुटी हैं। पुलिस ने कल लॉकर धारकों के बयान पर बैंक प्रशासन के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस बैंक के अधिकारियों को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। आगरा के हरि पर्वत में कल सुबह बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी पर हमला कर लाखों की ज्वेलरी लूट ली। बदमाशों ने अचानक डंडों से व्यापारी मनोज सूरी पर हमला बोल दिया। वो अपने घर से लखनऊ जाने के लिए राजामंडी रेलवे स्टेशन निकले थे। तभी बदमाशों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया और हाथ से ज्वेलरी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की खोजबीन कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा थाना इलाके के विजय पार्क से 3 दिन से 2 स्कूली छात्र लापता हैं। दोनों छात्र यमुना विहार स्थित स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन वापस घर नहीं पहुंचे। परेशान परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत तो दर्ज करा दी है, लेकिन उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। परिवार सहमा हुआ है कि कहीं बच्चों को बेचने के लिए तो नहीं उठाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश भर में महापर्व छठ मनाया जा रहा है। आज सुबह व्रतियों ने उगते सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही छठ पर्व खत्म हो गया। घाटों पर व्रतियों के साथ आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली और पटना समेत देश के कई शहरों में ये पर्व धूमधाम से मनाया गया। पटना में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पूरे परिवार के साथ छठ पर्व मनाया। मुंबई में भी छठ की छटा दिखी। यहाँ बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोगों ने इस महापर्व पर व्रत रखे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी मुंबई में अपने परिवार के साथ पूरी आस्था से पूजा पाठ किया। वहीं अहमदाबाद में एक छठ कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, जहां उनका सम्मान किया गया। नीलोफर तूफान ने गुजरात का रुख कर लिया है। हालांकि अब ये पहले के मुकाबले कमजोर होने लगा है। साइक्लोन सेंटर के मुताबिक नीलोफर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के नलिया की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ये कमजोर होता जा रहा है। 1 नवंबर की सुबह ये तट से टकराएगा। उसका सबसे ज्यादा असर कच्छ और कोस्टल सौराष्ट्र में होगा। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की भी आशंका है। वहीं गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में भी बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। वहां के लोगों के बचाव के लिए एक एनडीआरएफ की टीम और 3 एसआरपी की टीमें तैनात हैं। बचाव के साधन जैसे लाइफ बोट, जैकेट, जनरेटर, टेंट, ईंधन, लाइट, ऑटोमेटिक आरी जैसे उपकरण के भी इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष होंगे अमीन पठान। कल इसका ऐलान कर दिया गया। राज्य बीजेपी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष के पद से अमीन पठान ने इस्तीफा भी दे दिया। आज मुंबई में श्रीलंका और इंडिया ए के बीच प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा। श्रीलंका और भारत के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज 2 नवंबर से शुरू हो रही है। पहला मैच कटक में खेला जाएगा। इस सीरीज में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आराम दिया गया है। विराट कोहली टीम की कमान संभालेंगे। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच जो डाउस ने बीसीसीआई से नाता तोड़ लिया है। डाउस ने बोर्ड के एनसीए ज्वाइन करने के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन के बाद डाउस को ब्रेक पर भेज दिया गया था। डाउस ने उन खबरों को गलत बताया जिसमें यह कहा गया कि बोर्ड ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। डाउस के मुताबिक उनके और बोर्ड के बीच आपसी सहमति से ये फैसला लिया गया है।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से अबू धाबी में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात देकर पाकिस्तान ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। अगर पाकिस्तान ने ये मैच भी जीत लिया या ड्रॉ भी करा दिया तो सीरीज पर उसका कब्जा हो जाएगा। 1994 के बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से कोई टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाया है। दिल्ली में खेले जा रहे दिलीप ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन सेंट्रल जोन ने पहली पारी में 7 विकेट पर 237 रन बना लिए हैं। सेंट्रल जोन की ओर से सबसे ज्यादा 89 रन रॉबिन बिष्ट ने बनाए। साउथ जोन की तरफ से बाबा अपराजित सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 2 विकेट चटकाए। विनय कुमार और प्रज्ञान ओझा ने एक-एक विकेट लिया।